हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। क्लास 9th सब्जेक्ट एसएसटी। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले दो वीडियो में हमने सेकंड जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड दो वीडियो भेजे थे। फर्स्ट में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, ठीक है, और वहाँ फ्रांस में क्या कंडीशन थी जिस वजह से फ्रांस की क्रांति हुई, ठीक है, और वहाँ के लोगों का जीवन कैसा था, इस बारे में मैंने जानकारी दी थी। और सेकंड वीडियो में मैंने उससे रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चन बताए थे आप लोगों को, आपने वो कर लिए होंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति। उससे आगे का हम आज आपको बताते हैं, ठीक है। सो नाउ स्टार्ट फ्रांसीसी क्रांति। सो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में आपको क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, लोगों को वहाँ का समाज कितने भागों में डिवाइड था, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताई थी और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग था, लेकिन मैंने फ्रांसीसी क्रांति शुरू करने से पहले वहाँ की कंडीशन आपको बताई थी। तो आज हम फर्स्ट पेज से ही शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति से। तो देखते हैं, अब देखते हैं 14 जुलाई, ठीक है, ये देखिए आपकी स्क्रीन में सबको दिख रहा होगा। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर, हाँ, 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था। किसका माहौल था? आतंक का माहौल। कहाँ? पेरिस नगर में, ठीक है। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था, ठीक है। जो सम्राट था उसने क्या कर दिया था? सेना को शहर में घुसने का आदेश दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। यह अफवाह फैल चुकी थी वहां, ठीक है। लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। कहाँ एकत्र हुए? टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। उन्होंने एक सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। देखो कौन था? लोगों ने, ठीक है, वहां लोगों ने एक जन सेना बनाने का क्या गठन करने का निर्णय किया। अब उन्हें हथियार भी चाहिए थे। हथियार की खोज में बहुत सारे वो कहाँ चले गए? सरकारी भवनों में चले गए, ठीक है, क्योंकि सरकारी भवनों में गार्ड होंगे, सैनिक होंगे, सब लोग होंगे, तो उनके हथियार वो छीन के ले सकें अपने पास, ठीक है, उनसे हथियार छीन सकें। इसलिए अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर, ठीक है, याद रखना, पेरिस भवन के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, ये याद रखना, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी, जहां भारी मात्रा में क्या थी? गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए। और कैदी क्या कर लिए गए? छुड़ा लिए गए। यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। यद्यपि उनकी संख्या कितनी थी? केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था। बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, ठीक है, क्योंकि ऐसा कहा जाता था, जो बास्तिल जो किला था, जेल थी जो, यहाँ मतलब जो कैदी आते थे या जनता से जो उनका सम्राट की बात नहीं मानता था या कैदी होते थे, उनको यहाँ प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो ये क्या था? सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, ठीक है। तब भी उनमें क्या भरा था? इसके लिए गुस्सा भरा था। इसलिए किले को ढा दिया गया, यानी कि गिरा दिया गया, और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। और ये दुकानों में बेच दिए गए, जो वहां के जो व्यवसायी हुए उनको बेच दिए गए। क्यों? क्योंकि जो इसे डिस्ट्रॉय किया गया, तो बहुत सारे लोग इसको क्या करते थे? इसको स्मृति चिन्ह के रूप में अपने पास रखना चाहते थे, स्मृति यादगारी के रूप में अपने पास रखना चाहते थे, ठीक है। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश की देहाती क्षेत्रों में, देहाती मतलब गांव के क्षेत्रों में, कई और संघर्ष हुए। उसके बाद बहुत ज्यादा संघर्ष हुए, ठीक है। अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगाई कीमतों का
विरोध कर रही थी, ठीक है। अधिकांश जनता, मैंने बोला था आप लोगों से, वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई थी, तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो अनाज था उसका रेट क्या हो गया था, बढ़ गया था, जिसमें पाव रोटी भी शामिल थी आपकी, यानी कि आम, जो आम इंसान यूज करता है अपना दैनिक जीवन में। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम को, ठीक है, घटनाक्रम की ऐसी शुरुआत कड़ियों के रूप में देखा कि जिनकी परिणत फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई, ठीक है। जिसका कहां तक पहुंचा, फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने तक। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ठीक है। फिर भी देखो, जो वहां ये घटना, छोटी सी घटना है, कहां तक पहुंची, फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने तक पहुंची। तो ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ऐसा क्यों और कैसे हुआ, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट। उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की, विशेषाधिकारों के अंत की अंत की कल्पना, उभरते मध्यम वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की, अंत की कल्पना की। अब देखते हैं, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार, अब ये ध्यान से देखना, उभरते मध्यम वर्ग, उभरते मध्य वर्ग के विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना। अब ये देखिए, ये ध्यान से देखना, पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे, ठीक है। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, ठीक है। पहले भी विद्रोह हुआ था, अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। लेकिन जो उनके सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए कोई उनके पास साधन नहीं था। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। ये किसने उठाई, थर्ड स्टेट, क्योंकि पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा उसी में होते थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, ठीक है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे क्या कहा गया, मध्यम वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। जिसने कैसे अपनी संपत्ति, व्यापार और ऊनी और रेशमी वस्तुओं के उत्पादन के बल पर अपनी संपत्ति क्या करी थी, अर्जित करी थी, ठीक है। वो भी व्यवसायी वर्ग के रूप में उभरा वो, ठीक है। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे, ठीक है। जाहिर सी बात है, बड़े बड़े लोग जो हैं उसे वो क्या करते थे, खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा वह वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यानी कि प्रशासनिक सेवा, यानी कि जो इस स्टेट में थे, थर्ड स्टेट में थे सौदागर, ठीक है, और क्या थे, निर्माता के अलावा प्रशासनिक सेवा, यानी कि प्रशासनिक सेवा जो सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और वो वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, वो मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मजात विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। ये पढ़े लिखे लोग थे, तो इनका कहना था कि जन्मजात किसी के पास भी विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कौन से फर्स्ट वीडियो में, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के पास पहले से ही जन्मजात क्या थे, विशेष अधिकार प्राप्त थे कि उन्हें करों में छूट थी। उन्हें किसमें थे, कर में। थर्ड स्टेट के लोगों को तो कर देना ही पड़ता था, लेकिन इन लोगों को कोई कर नहीं देना पड़ता था। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार, किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, ठीक है।
किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार, जो उसका स्टेटस है, वो किसकी उसकी योग्यता के आधार पे होना चाहिए। जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो अच्छी नौकरी होगी, उसके पास सब चीज होगा, ठीक है। जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा होगा वो अपने स्टेटस के हिसाब से रहेगा, तो अपने स्टेटस के हिसाब से उसे वर्क मिलेगा, ऐसी चीजें, ठीक है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की वह कल्पना जॉन लॉक और जहाँ जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। ये बात भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक ने, किसने, जॉन लॉक ने और जॉन जाक के रूसो जैसे दार्शनिक ने प्रस्तुत की थी। आगे समझना। अपने ट्रू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है, खंडन किया था। जो कौन सा था, ये देखिए, अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। ये एक जो ये कौन थे, जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो दार्शनिक प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में इन्होंने क्या प्रस्तुत किया था, लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था, ठीक है। ये याद रखना। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और अपने प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। सरकार का क्या रखा, प्रस्ताव। किसने, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर, ठीक है, अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही, ठीक है। जो मॉन्टेस्क्यू था उसने अपने उसमें बुक में, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर क्या क्या होना चाहिए, का उसने विधायिका होनी चाहिए, कार्यपालिका होनी चाहिए और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। इन तीनों में सत्ता विभाजन होना चाहिए, इस देश में सरकार बननी चाहिए, ठीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी थी, ठीक है। याद होगा स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, अमेरिका में 13 उपनिवेश ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल पे क्या बनी थी, सरकार बनी थी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। दार्शनिक के इन विचारों पर काफी हाउसों व सैलान की गोष्ठी में गर्मागर्म बहस हुआ करती और पुस्तक एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। जो ये बातें थी दार्शनिकों की, उसमें काफी हाउसों में, सैलानों में की गोष्ठी गर्मागर्म, जैसे कहीं बैठे रहते होंगे हाउसों में, अपनी जैसे गांव घरों में आप लोग देखते होंगे कि गुट बने रहते हैं, जैसे बूढ़े लोग बैठे रहते हैं या कुछ अपने लड़कों युवाओं का समूह आपस में बातें करते हैं। तो इनमें क्या होती थी, गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, ताकि ऐसा ही हमारे वहां भी होना चाहिए। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर जोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। अगर कहीं पे अनपढ़ लोग हैं तो वहां पे जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि ये अनपढ़ भी क्या हो सके, समझ सके। इसी समय लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर
फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। ठीक है, इसी समय लुई 16 द्वारा क्या करा गया, जब इतना सब कुछ चल रहा था राज्य में लोगों के बीच, तो इसी समय क्या हुआ, लुई 16 द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। लोगों में क्या हो गया, गुस्सा भड़क गया। इसको देखकर दोबारा से उसने दोबारा से क्या कर दिया था, कर बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था, कर बढ़ा दिया था। अब करते हैं क्रांति की शुरुआत। इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब क्रांति की शुरुआत, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा मैं क्लियर कर रहा हूं थोड़ा बहुत। ठीक है, पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई 16 ने कर बढ़ा दिए थे। ठीक है, क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसने स्टेट जनरल यानी कि प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। प्रतिदिन स्टेट जनरल वाला मैंने आपको क्वेश्चन लिखाया था, आपसे मैंने कहा था ये मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, तो स्टेट जनरल की क्या होती थी, मीटिंग बुलाती थी, क्योंकि राजा डायरेक्ट कर नहीं लगा सकता था। करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। स्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे। तीनों स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक 1614 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी, 1614 में, 1614 में। ठीक है, लास्ट बैठक। और इसका निर्णय कौन करता था, सम्राट ही करता था, राजा ही करता था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। अब लुई 16 ने कब बुलाई थी, 5 मई 1789 को। कब बुलाई, 5 मई 1789 को। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। वर्साई जानते हो आप लोग, मैंने बताया था। पहले और दूसरे स्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे। 300 प्रतिनिधि भेजे जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे स्टेट के 600, तीसरे स्टेट के कैसे भेजे गए, 600। अब यहाँ तो क्या होते थे, लोग भी कम थे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, और थर्ड स्टेज में लोग ज्यादा थे, लेकिन उनके क्या थे, 600 ही प्रतिनिधि थे। अब उसमें भी क्या होता था, उनके पीछे खड़े किए गए फर्स्ट और सेकंड में। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कहे जाते, शिक्षित वर्ग थे, आपको पता था। ठीक है, अब देखिए, किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। किसान नहीं जा सकता था, महिलाएं नहीं जा सकती थी, और कारीगर नहीं जा सकते थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों, कितने, याद रखना, 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाए गए। फिर भी अगर किसी किसान की, महिलाओं की और कारीगरों की कोई अगर शिकायत थी तो उनकी सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। कौन प्रतिनिधि, जो ये 600 लोग गए थे, जो ये 600 लोग गए थे थर्ड स्टेट के। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। देखो, प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक ही मत देना था, एक ही वोट। इस बार भी लुई 16 इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। ठीक है, एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। याद रखना, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट का राइटर कौन था, यह आता है क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, तो उसमें याद रखना क्या है, रूसो। ठीक है, उसने ये रखा। अब देखो,
सब पूरे जो वर्ग थे, तीन ही वर्ग थे, एक एक को मताधिकार का था, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही आजाद था, और थर्ड वाले को कोई फायदा मिलता नहीं था। तो थर्ड वाले ने कहा क्या हर किसी का एक वोट होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए। ये बात याद रखना, जब राजा ने ऐसा, सम्राट ने ऐसा मना किया तो भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा, जो पहले से नियम है उसी में चलोगे, तो थर्ड स्टेट के सभा से क्या हो गए, बाहर चले गए। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। ये बात थी कि तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का क्या मानते थे, प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए, ठीक है। 20 जून को क्या हुआ था, जो प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में क्या हुए थे, जमा हुए थे, ठीक है। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिए ने किया था, ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वो सामंती विशेषता अधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। देखो किसमें हुआ था उसका, कुलीन। कुलीन कौन से में आता था, सेकंड में आता था। वो भी कर मुक्त था, लेकिन वो इस प्रथा को क्या करना चाहता था, खत्म करना चाहता था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में छुट्टी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए थे। आबे सी मूलतः पादरी था और उसने तीसरा स्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका लिखी। आ गया समझ में, हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। ये जिस टाइम टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए थे, ये उस टाइम का फिगर है, अपनी बुक में देख सकते हैं, जब उसने भाषण दिया था, ठीक है। जो कुलीन वर्ग में पैदा हुआ था, अभी उसका ये है, टेनिस कोर्ट में जब वो शपथ ले लेते उन्होंने एक असेंबली बनाई थी, ये वहां का फिगर है, तब मैंने ये निकाल रखा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पावरोटी की कीमत आसमान छू रही थी। देखो जिस टाइम नेशनल असेंबली का गठन हो रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पावरोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटे के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। याद रखना इस बात को, ठीक है। क्या हुआ कि बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था, ठीक है। तो दूसरी तरफ क्या हुआ था, अभी फर्स्ट पेज में पढ़ा था आपने, दूसरी तरफ क्या हुआ था, सम्राट ने क्या कर दिया था, सेना में पेरिस प्रवेश को आदेश दे दिया था, ठीक है। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। ये फर्स्ट पेज में भी पढ़ा था आपने। कैसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ठीक है। क्योंकि असेंबली का गठन हो रहा था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन क्या हुआ था, उसमें फसल सब चौपट हो गई थी। जमाखोरों ने, बेकरी मालिकों ने जमाखोरी करना शुरू कर दी थी और पावरोटी बहुत की कीमतें आसमान छूने लगी थी। बेकरी की दुकानों पर घंटों से इंतजार, गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकानों में क्या कर दिया था, धावा बोल दिया था। दूसरी तरफ सम्राट ने क्या कर दिया था, पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया था। बास्तिल क्या थी, एक जेल थी जिसमें क्या करता था राजा, बहुत सारी सजाएं आम जनता को क्या करता था, प्रताड़ित करता था उसमें, ठीक है। देहाती इलाकों में गांव-गांव पर यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठे तो लुटेरे को गिरोह बुला लिए
लिए हैं जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े। अब ऐसी क्या हो गई थी, अफवाह फैल गई थी। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों, ठीक है, पर आक्रमण कर दिया था। जो ग्रामीण में किले होंगे उनमें भी क्या कर दिया था, ग्रामीणों ने आक्रमण कर दिया था, क्योंकि ऐसी अफवाह फैल गई थी कि कुछ लठेट लुटेरे आ गए जो फसल को बर्बाद करने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने अन्न भंडार को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने पड़ोसी देश में जाकर शरण ली। ठीक है, और क्या हुआ, इसी में कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत ने पड़ोसी देशों में जाकर अपनी क्या ले ली थी, शरण ले ली थी। अब लगाओ, कुलीन कौन थे, सामंती वर्ग था, सेकंड स्टेट में आता था, जो कर से भी क्या था, मुक्त था, और जमीनें भी आधी 60% जमीनें उन्हीं के पास थी। ठीक है, अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। देखो, अब ये खास बात है। ठीक है, कब हुआ ये, थर्ड स्टेट के जब नेशनल असेंबली बन गई थी और लोगों ने विद्रोह कर दिया था और बास्तिल का दुर्ग क्या कर दिया था, गिरा दिया था। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुईस 16 ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों और कर्तव्य बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। ठीक है, इस प्रकार कम से कम 20 अरब लीब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। हो गया क्लियर? ठीक है, लुईस 16 कैसे उसने सम्राट के उससे वो कर दिया था, उसने अब क्या कर रहा था, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी और यह भी मान लिया था कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। ठीक है, और 4 अगस्त और 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था को उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग ने के लोगों को भी विशेषाधिकार, जो सामंत को विशेषाधिकार फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, सिंपली समझो, फर्स्ट में पादरी आते हैं, सेकंड में सामंती आते हैं। ठीक है, उन दोनों के अधिकार को क्या हो गया था, छीन लिया गया था। ये एक हिसाब से लगाओ कि समाप्त कर लिया गया था। हो गया क्लियर? क्या रीजन रहा था, आ गया समझ में अच्छे से? फ्रांसीसी क्रांति का कैसे लुईस 16 को पीछे हटना पड़ा, आ गया समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हो गया क्लियर? हो गया? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जानेंगे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगा और मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बता दिया है। थैंक यू।